वाइल्ड शॉट में तो कोई दिक्कत नहीं है, सामने आ जाए लेना भैया। एक क्लिक कर लेना आपने। एक मिनट सर, वीडियो बना रहा ना। सुषमा असिस्टेंट प्रोफेसर ENT विभाग, डॉक्टर विक्रांत जी ENT विभाग, और हमारे दीपिका जी NSC विभाग से सीनियर प्रोफेसर। और आज ENT और जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के लिए हर्ष की बात है कि हमारे यहाँ एडवांस सर्जरी होने लगी है। जैसे हमने कुछ पिछले हफ्तों में बताया कि वेस्कुलर सर्जरी हुई, CTVS में हुई, और बहुत सारी सर्जरी सर्जिकल विभाग ने की। हमारे ENT विभाग भी पीछे नहीं है, हमेशा अग्रणीय रहा है नई नई सर्जरियों में, एडवांस सर्जरी में, टिपिकल सर्जरी में, कॉम्प्लेक्स सर्जरियों में सबसे एडवांस है। आज जो टेक्निक से ये इन्होंने ऑपरेशन किया और हमारे टीम मेंबर्स वहाँ जयपुर से पधारे हैं, डॉक्टर तरुण ओझा जी, डॉक्टर अंजनी शर्मा जी, और हमारी यहाँ की लोकल अजमेर ENT टीम विद निश्चिंतन विभाग के साथ मिलकर काफ़ी अच्छा ऑपरेशन किया है। इन्होंने कॉम्प्लिकेट एक जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी कहलाती है थायराइड की, उसको प्रोटोकॉल में लिया है जवाहरलाल नेहरू में, जिसको एंडोस्कोपिक थायराइड ऑपरेशन किया जाता है। इसमें काफ़ी, क्योंकि आपने देखा होगा थायराइड ग्लैंड अपने ग्रंथि सामने गर्दन के बीचों बीच होती है, किसी को निकालने के बाद स्कार मार्क आ जाता है, काफ़ी बड़ा मार्क भी आता है, कितनी बार जानलेवा भी हो सकता है। तो इसके बचाव के लिए मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी और स्कार मार्क भी कम दिखे, ऐसा एक एंडोस्कोपिक सर्जरी आज हमने यहाँ प्लान की है, और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी रहे हैं। और उसके बाद विस्तृत जानकारी हमारे बाहर से पधारे हुए डॉक्टर तरुण ओझा जी, अंजनी शर्मा जी और ENT विभाग वाले विस्तृत जानकारी देंगे। विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो इन्होंने इतनी मिनिमल सर्जरी करके पेशेंट को नया जीवन दान दिया है। और JLN हमेशा तत्पर रहता है नई एडवांस सर्जरी के लिए और पेशेंट केयर के लिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आज हमने ENT विभाग में जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में ENT विभाग में मिनिमल इन्वेजिव थायराइड सर्जरी की वर्कशॉप आयोजित की थी। थायराइड ग्लैंड, जैसे आप सबको पता है, गले में सामने की तरफ होती है, जिसमें कि विभिन्न बीमारियों में हमें ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो इसका स्कार जो होता है वो बहुत भद्दा सा दिखता है, किसी किसी महिला में बहुत गंदा स्कार होता है। तो मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक में क्या होता है कि दूरबीन के रास्ते साइड से ऑपरेशन किया जाता है, जो स्कार विजिबल एरिया में नहीं होता। हमने पहले भी ये सर्जरीज करी हैं, लेकिन पहले जो ये सर्जरीज थी, ये इक्विपमेंट्स हम जनरल सर्जरी विभाग से लेते थे। अब आदरणीय प्रिंसिपल साहब ने, और हम आभार व्यक्त करते हैं राज्य सरकार का, हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय, हमें उपकरण उपलब्ध कराए गए, और आज हमने हमारे ENT विभाग के उपकरणों से ऑपरेशन पहली बार किया है। इसके लिए हम प्रिंसिपल साहब को और राजस्थान सरकार को धन्यवाद। किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ आई हैं ऑपरेशन? डिफ़िकल्टीज़ इसमें कोई भी जो नई टेक्निक हम अडॉप्ट करते हैं तो उसका एक लर्निंग कर्व होता है। एक टीम अप्रोच की तरह से डॉक्टर अंजनी शर्मा जी ऑपरेशन SMS में पिछले 1.5-2 साल से कर रहे हैं, और इन्होंने इसकी कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं। तो ये एक जो नई टेक्निक है, क्योंकि एक टनल बन के हम दूर से उस एरिया में जा रहे हैं, और उस परिचित एरिया को हम दूरबीन से देख रहे हैं, तो थोड़ा सा जो एनाटॉमिकल डिफरेंसेस होते हैं, तो उन फाइन टेक्निक्स को इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है हमें, तो वो हमने सीखी। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि थायराइड के पेशेंट्स अब पहले की तुलना में कितने बढ़ रहे हैं पिछले 1 दशक में? थायराइड के पेशेंट्स, हाँ जी, थायराइड की बीमारियां दूसरी बीमारियों की तरह से बढ़ रही हैं। इसका कारण ये है कि हमारे पास अत्याधुनिक अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी टेक्निक्स उपलब्ध है, पेशेंट जल्दी आने लगे हैं हमें, तो हम अर्ली स्टेज में डिजीजेस को पकड़ रहे हैं। थायराइड की जांचें जो हैं अब रिमोट एरिया में भी उपलब्ध हैं, तो पेशेंट जल्दी से जल्दी हमारे पास आता है, तो ये एक कारण है। डॉक्टर, इसकी वजह क्या है? मैं भी इसका पेशेंट रह चुका हूँ। जी सर, मेन वजह तो जेनेटिक होती है, लेकिन मैंने खुद ठीक कर ली। ये थायराइड का ऐसा है, थायराइड डिजीज की जो भी सर, यहाँ तो राजस्थान सरकार की जो अपनी
माँ योजना है सर, इसमें तो पूर्णतः निःशुल्क ऑपरेशन। हमारे पास उपकरण नहीं थे सर, हमें लेप्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट सर्जरी से लेने पड़ते थे। और सर प्राइवेट में जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सर, उसका खर्चा तो सर 3 लाख तक भी चले जाता है, जबकि यदि आप मुंबई वगैरह बेंगलोर जाएंगे तो 4 से 5 लाख भी हो सकता है सर। सर्जरी को लेकर कई तरह की भ्रांतियां होती है कि आवाज चल जाए या कुछ इस तरह का अलग रिएक्शन। हाँ, थायराइड की ग्लैंड से जो बोलने की नर्व होती है, रिकरल लेंजियल नर्व, वो क्लोजली जुड़ी हुई होती है। और थायराइड भी हमारे वॉइस बॉक्स के ऊपर ही पड़ा हुआ है। तो हमारे पास में हम फिर अगेन राज्य सरकार के धन्यवाद देते हैं कि हमें नर्व मॉनिटर है सर। तो नर्व मॉनिटर से हम उस नर्व को ट्रैक करते रहते हैं। जैसे हम उस नर्व के पास जाते हैं तो हमें इंडिकेशन मिल जाता है। तो ये भी एडवांस इक्विपमेंट हमारे पास दो तरह का होता है, एक हाइपर और एक में भूल जाता है। एक हाइपो होता है, हाइपर होता है। ये क्या है, थोड़ा समझाएं इसके बारे में। आपका सब्जेक्ट है। नमस्कार, आप सब लोगों का अभिनंदन। हमारे प्रिंसिपल साहब का तहे दिल से शुक्रिया, डॉक्टर योगेश, डॉक्टर दिग्विजय सर का भी बहुत शुक्रिया। मेरी MBBS JLN मेडिकल कॉलेज से है। आज यहाँ आना और सर्जरी करना अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव दे रहा है। आज बहुत मन से अच्छा महसूस हो रहा है कि अपने पेरेंटल कॉलेज के आना और वहाँ पर कुछ नया काम करना। अब जैसा आपने पूछा थायराइड की बीमारी के बारे में, थायराइड की 2 प्रकार की बीमारी है। एक थायराइड की खून की बीमारियाँ जो कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जनरल फिजिशियंस ठीक करते हैं। एक थायराइड में गांठों की बीमारी होती है, जिसमें थायराइड ग्रंथि में गांठ पैदा हो जाती है। और वो ग्रंथि में अगर गांठ है, गांठ नॉर्मल भी हो सकती है और गांठों में कैंसर भी हो सकता है। तो गांठ का इलाज ENT सर्जन्स के द्वारा किया जाता है। और जो हार्मोनल प्रॉब्लम है उनको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डील करते हैं। तो जैसे पेशेंटों में थायराइड ग्रंथि की गांठ हुई और बड़ी गांठ आई, तो अब पेशेंट को ये देखना है कि उनमें कैंसर की संभावना है या वो सामान्य है। अगर पेशेंट को भविष्य में बीमारी का या गले में गांठ की वजह से कोई कंप्रेशन सिम्टम, निगलने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत आ रही है और गांठ की वजह से थोड़ा दिखने में पेशेंट को अगली फील हो रहा है, तो उन केसेस में थायराइड की सर्जरी करी जाए। डॉक्टर, थायराइड पहचाने के काम जो है लोग किस तरह से पहचाने? अगर थायराइड ग्रंथि में गांठ है तो वो पेशेंट को बड़ा विजिबल है कि गर्दन के नीचे के हिस्से में एक गांठ महसूस हो रही है। और पेशेंट वो गांठ करके ही डॉक्टर के पास आता है, गले के डॉक्टर के पास, और कि मेरे गले में गांठ है साहब, इसका मुझे क्या करना है। और पूर्ण अनुसंधान के बाद, प्रॉपर जांचों के बाद में ये पता किया जाता है कि ये गांठ को किस प्रकार के इलाज की ज़रूरत है। क्या इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है या ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रखने की ज़रूरत है। अगर पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत है, फिर ऑपरेशन में किन तकनीकों को काम में लेना है उस पर बात होती है। थायराइड कोई बदलाव होते हैं क्या शरीर जैसा कि किस प्रकार के हो सकते हैं? तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एक तो ग्रंथि में स्वतः ही गांठ का उत्पन्न होना, सिस्ट बनना, थायराइड नोड्यूल बनना या कैंसर में कन्वर्ट होना, एक तो इसका ऑपरेशन संभव है। लेकिन थायराइड को हम, जैसे आपने बोला कि किस तरह से आप पहचाने आम आदमी, 2 तरह के थायराइड का एंडोक्राइन जैसे इफेक्ट होता है, जैसे हाइपो और हाइपोथायराइड। हाइपो में ग्रंथि से हार्मोन बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से सिम्टम आने लगते हैं। आपको सुस्ती, कब्जी, थकान, रफ स्किन होना, होर्सनेस ऑफ वॉइस, मतलब हर्ष की वॉइस हो जाती है, और आपका चेहरा और बॉडी फूलने लगती है, आपके पिडर एडिमा होने लगते हैं। ये आपके लक्षण अगर दिखते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म की संभावना रहती है। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसके जस्ट विपरीत आपका वजन कम होने लगता है, पसीने आते हैं, घबराहट होती है, आपके पैल्पिटेशंस होते हैं, स्वेटिंग रहती है और वेट रिड्यूस होना चालू होता चला जाता है। तो ये हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण हैं। दोनों को मरीज पहचान लेता है, इजीली डॉक्टर के पास पहुंचता है और उसको आइडेंटिफाई हम बायोकेमिकल टेस्ट से, जो कि T3, T4 और TSH के द्वारा किया जाता है। अगर ग्रंथि में गांठ हो या स्वेलिंग हो, उसको सोनोग्राफी किया जाता है। उसमें स्कोरिंग भी होती है, बेथेस्डा स्कोर होता है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, वो हमें डिवाइड करता है कि नॉन इन्वेजिव टेक्निक से कैंसर है या नहीं। ENT विभाग वाले उसको चेक करते हैं कि ये मैलिग्नेंट है या बिनाइन नेचर का। बिनाइन का मतलब जो कैंसर गांठ होती है पर कैंसर में कन्वर्जन संभावना कम होती है, या मैलिग्नेंट नेचर की है तो उसको तुरंत हटाया जाना चाहिए। तो ये हमारी विस्तृत जानकारी, और मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर तरुण ओझा जी भी इस पर प्रकाश डालें। किस आयु वर्ग तक होती है?
हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों बचपन से लेके किसी भी उम्र तक हो सकती है, डिपेंड करता है क्या क्या फैक्टर्स हैं। गोइट्रोजेंस होते हैं बॉडी खान पान में, जैसे हम पत्ता गोभी की बात करते हैं तो उसमें गोइट्रोजेंस होते हैं। तो गोइट्रोजन बहुत सारे खाने पीने के सब अगर ज़्यादा सेवन किया जाए तो ये कन्वर्जन संभावित होता है। जैसे हमारा आयोडीन डेफिशिएंसी है उसकी वजह से हो सकता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र एरिया में आयोडीन की कमी की वजह से गोइट्रस स्वेलिंग होती है जनरली। सर आज जो खाना पीना है ना, खान पान है, वो बहुत चेंज हुआ है। वेस्टर्न लोड पे आ गया, कहीं अपने स्तर पे हो गया, कहीं पहले के खान पान में और आज के खान पान में बहुत अंतर आ गया। थायराइड की डिजीज आज की ज़्यादा बढ़ने के केसेस का, जैसे कि डॉक्टर दिग्विजय सिंह ने बताया कि हमारा आजकल एडवांसमेंट हो गया है। पहले गांव में पहले से चला आ रहा होगा, लेटेस्ट डिटेक्शन की टेक्निक नहीं थी, जांच हर कोई नहीं करा सकता था, महंगी जांचें होती थी और अप्रोच और सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। आज गांव ढाणी में भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, थायराइड की जांचें आसानी से होती है, सोनोग्राफी आसानी से होती है। इसके चलते केसेस का मात्रा डिटेक्शन की वजह से बढ़ने लगी है। और आप जैसे फरमा रहे हैं माल जैसे अडल्ट्रेंस की वजह से कुछ भी बीमारियां बढ़ना स्वाभाविक है। आज का जो हम केमिकल है, गोइट्रोजेंस है, इसका सेवन भी काफ़ी अगर होता है तो बीमारी स्वाभाविक है, बढ़ती है। तो आपको हमेशा अपना खान पान बैलेंस रखना चाहिए, स्वस्थ भोजन लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और किसी भी चीज़ का अधिक मात्रा में सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है। अपने आप भी सही हो जाती है कोई बीमारी जैसे वायरल थायराइडाइटिस एक बीमारी होती है जो ये थायराइड हाँ थायराइड की ही बात करें, जैसे आपने फरमाया कि मुझे थायराइड हुई फिर ठीक हो गई, वो वायरल थायराइडाइटिस हो सकती है। जो वायरस, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो थायराइड को इन्फेक्शन करते हैं, या कोई 6 यूथायराइड होता है या हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। ट्रांजिएंट पीरियड के लिए सिम्टम आते हैं, जब वो डिजीज ठीक होती है तो सिम्टम भी चले जाते हैं। ठीक है सर। अजमेर का एलुमनाई रहा हूँ 9345 रादर 9456 में, यहीं से मैंने पीजी की है, इसी ईएनटी डिपार्टमेंट से। तब ईएनटी की सर्जरी हमारे प्रोफेसर लेवल पे हुआ करती थी। आज तो डॉक्टर दिग्विजय, डॉक्टर योगेश असैरी और सामरिया सर की आशीर्वाद से रेजिडेंट डॉक्टर्स तक भी सर्जरी को कर रहे हैं। और अभी तक जो सर्जरी यहाँ पे हो रही है या हो रही थी, और इवन राजस्थान में भी कुछ 1-2 सेंटर्स हैं जहाँ पे ये मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी हो रही है, जैसे जिसको कि एंडोस्कोपिक थायराइडेक्टमी बोलते हैं। तो पहले जो सर्जरी हो रही थी उसमें और अभी में क्या डिफरेंस है, पहले यहाँ से लेके और यहाँ तक हम एक चीरा लगाते थे, अभी भी लगाते हैं। बहुत बड़े गॉइटर तो अभी भी ओपन अप्रोच से ही किए जाते हैं। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में क्या एडवांटेज है कि पेशेंट के, स्पेशली फीमेल्स के, यहाँ सामने एक स्कार मार्क नहीं आता और एक्सिला की अप्रोच से उस सर्जरी को कर दिया जाता है एंडोस्कोपिकली, बड़े मॉनिटर पे देखते हुए। एंडोस्कोपिकली करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस की संभावनाएं भी कम होती है, जैसे कि आपने कहा आवाज़ को नुकसान पहुंच सकता है क्या, तो उसमें नर्व हमें क्लियर कट दिखती है, रेकरेंट लैरेंजल नर्व जो बोलने के तंतुओं को चलाती है, वो बड़ा क्लियरली विजिबल होती है। उसको डिसेक्ट करके फिर ऑपरेट करते हैं, तो नर्व इंजरी की पॉसिबिलिटी कम रहती है, तो उस वजह से आवाज़ में बदलाव की भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं रहती लगभग। तो विदाउट कॉम्प्लिकेशंस और विदाउट स्कार मार्क ये बहुत ही अच्छी सर्जरी है। अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज के इतिहास में एक नए एरा की शुरुआत है और हमें खुशी है कि हम भी उसके गवाह बने। थैंक यू। अभी जो आपने ऑपरेशन किया है वो किस चीज़ का किया है, क्या है? योगेश जी बता। हमारे जेएलएन विभाग में मिनिमल इन्वेजिव थायराइड सर्जरी एंडोस्कोपिक ये 4 या 5 सर्जरी हो चुकी है, जो कि बताया हुआ है कि ये एक कोल्ड नोड्यूल होता है जिसमें थायराइड का हार्मोन जो है ब्लड लेवल में नॉर्मल होता है, और उसके बाद अगर गांठ डेवलप हो जाती है या तो वो मेलिग्नेंसी है या फिर बिनाइन है, तो कोल्ड नोड्यूल बोलते हैं, जिसमें थायराइड हार्मोन का ब्लड में लेवल नॉर्मल रहता है, यूथ थायराइड होता है। तो इस गांठ की सर्जरी की गई है, स्पेशली यंग फीमेल में मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक, जो कि स्कार विजिबल नहीं होता। तो इसके लिए मैं तरुण ओझा सर जो है उनका, और स्पेशली डॉक्टर अंजनी शर्मा सर जिन्होंने हमें स्पेशल टेक्निक का और नई टेक्निक से अवगत कराया और हमारे पीजी विद्यार्थियों का भी ज्ञानवर्धन किया। मिनिमम
टेक्निक से स्कारलेस सर्जरी के बारे में हमें बताया है और मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू बहुत। और